हवेली, यही नाम तो था सिमी के घर का। उसे हवेली क्यों कहा जाता था, पहले सिमी को भी कभी समझ ही नहीं आया, क्योंकि वह कोई राजा महाराजा वाली हवेली तो थी नहीं। सिमी अब कभी कभी सोचती, तब आसपास के सभी घर ज्यादातर एक मंजिला थे और यह दो मंजिला इमारत थी। शायद इसलिए इसे हवेली कहा जाता होगा। या जिस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर लोहे के बड़े बड़े दरवाजे होते थे, उनका नाम हवेली पड़ जाता होगा। खैर, नाम पड़ने का कारण कोई भी रहा हो, सिमी को गर्व बहुत था अपनी हवेली पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ एक सच्ची कहानी के साथ। कहानी क्या, मेरी सहेली सिमी के बचपन की कुछ यादों का चलचित्र है। आइए सुनते हैं यह कहानी जिसका शीर्षक है हवेली। इतने प्यार से इतने साल तक उस हवेली ने सिमी और उसके बड़े से परिवार को आश्रय दिया, उन्हें संभाल कर रखा। इस हवेली ने सिमी और उसके सभी भाई बहनों को भांति भांति के सपनों को बुनते हुए देखा, बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम बढ़ाते देखा। सिमी कभी कभी सोचती कि वह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, शायद उन सब के उसमें रहने से उसमें भी जान प्राण आ गए थे। वह साक्षी थी उसके जन्म की, उसके जीवन के असंख्य महत्वपूर्ण पलों की। ना जाने कितनी असफलताओं, कितनी सफलताओं की। वह एक बहुत आम सी इमारत थी, लेकिन सिमी के लिए बेहद खूबसूरत जीती जागती हवेली थी। थानेसर शहर के चक्रवर्ती मोहल्ले में उसके दादाजी ने बनवाई थी। अगर उस हवेली को दो भागों में बांटा जाए, तो जैसा भाग दाहिनी तरफ था, ठीक वैसा ही बाईं तरफ बना हुआ था। बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी फर्क नहीं। आगे की तरफ दो बड़े कमरे थे, बाईं तरफ ड्राइंग रूम और दाहिनी तरफ डाइनिंग रूम था। बीच में से रास्ता अंदर जाने का था। फिर बड़ा सा वेड़ा आता था तो यह सीमेंटेड वेड़ा, पर इसे इतने रंगों से, इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि बस पूछिए मत। देखने वाला देखे तो बस देखता ही रह जाए। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के बाद एक एक बाथरूम नहाने के लिए था। पहले ज़माने में नहाने का और टॉयलेट एक साथ नहीं होते थे। टॉयलेट घर की एंट्री पर फ्रंट में दोनों तरफ बनी होती थी। बाथरूम्स के बाद वेड़े के एक तरफ रसोई और दूसरी तरफ स्टोर बना हुआ था। उसके बाद दोनों तरफ दो दो छोटे कमरे बने हुए थे, वह उनके बेडरूम्स थे। दाईं तरफ उसके सबसे छोटे ताऊजी का परिवार और बाईं तरफ वाले कमरों में सिमी का परिवार रहता था। बाहर वाले कमरे में मम्मी पापा और उसके अंदर जो कमरा होता था, उसमें बच्चों को सुरक्षित रखा जाता था। लेफ्ट साइड स्टोर में से एक सीढ़ियाँ बेसमेंट में जाती थीं। वहाँ एक कमरा था जिसका इस्तेमाल स्टोर की तरह होता था। सभी उसे भौरा कहते थे। इसे भौरा क्यों कहा जाता था, यह सच में किसी को मालूम नहीं। घर की एंट्रेंस पर ही लेफ्ट साइड पानी की एक हौज थी, कोई 5 फीट 2 फीट की और 3.5 फीट की ऊंचाई की रही होगी। एक बार सिमी के पापा एक छोटा सा कछुआ ले आए थे और वह पानी की हौज उस कछुए का घर था। सिमी ने भी बड़ी शान से हमको उस कछुए को देखने का न्योता दिया था। हमारी भी उत्सुकता का पारावार ना रहा। खूब मज़े किए थे हम सभी ने उस कछुए के साथ। सिमी के पास खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने नहीं होते थे, लेकिन तब भी कभी खिलौनों का अभाव उसे लगा ही नहीं। हम सभी बच्चे आपस में ही कोई भी खेल बनाकर खेल लेते थे। आजकल तो बच्चों के पास जितने खिलौने हों कम ही पड़ जाते हैं, और फिर भी बच्चे बोर हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता समय कैसे पास करें। एक हम थे, सारा दिन धमा चौकड़ी मचाए रखते थे और वक्त कहाँ हवा में उड़ जाता था पता ही नहीं चलता था।
हाँ तो दोस्तों, मैं बतला रही थी, वेड़े के बीच में से सीढ़ियाँ पहली मंजिल पर जाती थीं। फर्स्ट फ्लोर पर ठीक नीचे के बेड़े के ऊपर लोहे का एक बहुत संघना जाल हवा और रोशनी के लिए बिछा हुआ था। इस जाल के ऊपर इतना ही बड़ा एक जाल दूसरी मंजिल पर भी था। करीब 20 फीट बाय 10 फीट का तो ज़रूर रहा होगा। इस जाल से लटकता हुआ एक झूला परमानेंट डला रहता था। झूला भी पटरी वाला नहीं था। दोनों तरफ बेहद मजबूत मोटी रस्सी थी और पटरी की जगह एक पूरी चारपाई उसमें डली रहती थी। सिमी को मिलाकर एक साथ उसके 10 भाई बहन आराम से उस झूले पर बैठ जाते थे और जाने हवा में हर रोज कितनी कहानियां बुनते थे और जिंदगी के ढेर सारे सुनहरे सपनों में खोए रहते थे। जब कभी मैं सिम्मी से मिलने जाती तो उस झूले पर बैठकर झूला ज़रूर झूलती थी। हम सहेलियां उस पर बैठकर घंटों बिता देती थी। हाय, वो भी क्या दिन थे। खूबसूरत गाना याद आ रहा है। आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। हवेली के फर्स्ट फ्लोर पर आगे के 2 कमरों में से दाईं तरफ सिम्मी के छोटे चाचा जी और बाईं तरफ दादाजी दादी जी का कमरा था। पीछे के कमरों को नीचे की तरह 2 छोटे कमरों में विभाजित ना करके बड़े हॉल की तरह रखा गया था। दाहिनी तरफ वाले में बड़े चाचा जी और बाईं तरफ वाला कमरा सबका टीवी रूम था। घर के सभी लोग जब टीवी देखने बैठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी थिएटर की बालकनी में बैठे हुए हों। सर्दियों में रेवड़ी और मूंगफली, गर्मियों में भुट्टे आदि सब बैठकर बड़े चाव से घर के इस मिनी थिएटर में खाते थे। तब दूरदर्शन शाम को 6 से 10 बजे तक ही आता था। पिक्चर देखने के लिए शुरू शुरू में वीसीआर एक दिन के लिए किराए पर आते थे। तब तो पूरी रात बैठकर पिक्चर देखी जाती थी। सिम्मी अगले दिन सबकी कहानी मुझको सुना देती थी। सच में पहले 20-25 लोग भी एक ही टीवी से इतने मज़े में देख लेते थे। यह तो कभी लगा ही नहीं कि किसी ने कोई और सीरियल या कोई और प्रोग्राम देखना है। अब तो घर में जितने लोग उतने टीवी, फिर भी वे पहले जैसा आनंद नहीं। हमारे वक्त की यादें ही कुछ और थीं। जितनी कुरेदो उतनी ही घूमड़ घूमड़ कर चली आती हैं। अरे साहिब, ये जो हमारे बचपन की गलियां हैं ना, भूल भुलैया सी, इनमें तो कोई भी रास्ता भूल जाए, जिस गली में पाँव रख दें बस वहीं के होकर रह जाते हैं। बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। हाँ तो मैं कहाँ थी, याद आया, पहली मंजिल पर वेड़े के दोनों तरफ स्टोर थे। एक स्टोर को पूरा अनाज घर बनाया गया था और दूसरे में तो मुझे याद ही नहीं पड़ता किस किस्म का सामान पड़ा होता था। शायद मिसलेनियस आइटम्स रहती थीं। हवेली में सीढ़ियों के ऊपर सीढ़ियाँ सेकंड फ्लोर को जाती थीं और छत खुलती थी। ऊपर एक बड़ी सी खुली छत थी जिसमें 3 सीमेंटेड विशालकाय पानी की टंकियाँ थीं। इनमें 2 तो फर्श के लेवल पर थीं और एक ऊपर बनी हुई थी। गर्मियों के दिनों में सबकी चारपाइयाँ ऊपर छत पर सोने के लिए लगती थीं। बस इसी पूरी हवेली में सिम्मी की दुनिया घूमती थी। वो सब 20 लोग तो परमानेंट रहते थे और बाकी कुछ मेहमान आते जाते रहते थे। वे तो खुद ही घर में इतने लोग थे कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। सब कज़न्स मिलाकर 10 भाई बहन थे। मेरा भी खेल कूद के बहाने उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। छत पर हम सब मिलकर तरह तरह के खेल खेलते थे, जैसे स्टापू, फिट्टो, घर घर का, किचन किचन आदि। मुझे याद है एक बार हमने मिट्टी और बांस की झाड़ू की तीलियों से एक अंगीठी बनाई थी। एक हाथ से भी छोटी थी, बस हथेली जितनी।
सभी बड़ों की नज़र से बचाकर बड़ी मुश्किल से नीचे रसोई से छिप छिपाकर दिया सलाई लाए थे। यह भी किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं था। उस अंगीठी में बहुत सारे कागज़ों को ठूँसकर आग लगाई थी। फिर अपने बच्चों वाले किचन सेट का पतीला निकालकर पानी चढ़ाया था। नीचे सिम्मी की माँ दादी की रसोई से चीनी, पत्ती, दूध लाकर चाय भी बनाई थी। उस दिन हमने पूरा गेस्ट होस्ट का गेम खेला था। आधे बच्चे मेहमान बने थे और आधे बच्चे मेज़बान। बाकायदा छत पर झूठ-मूठ की हवा में दीवार बनाई थी और झूठ-मूठ की घंटी बजाकर मेहमानों ने मुंह से ही ट्रिंग ट्रिंग बोलकर घर में एंट्री करी थी। हमने उनको फ्लोर लेवल वाली पानी की टंकी की छत को ही ड्राइंग रूम समझने को कहा था और उस पर बड़े चाव से बिठाया था। फिर हमने अपने खिलौनों वाले कांच के ब्राउन टी सेट, याद आया जो पहले ब्राउन कलर का आता था हमारे ज़माने में, जिसमें शायद आधा घूंट चाय भी मुश्किल से ही आती होगी, उसमें सबको चाय सर्व करी थी। आप तो जानते ही हैं उस बच्चों के टी सेट की प्लेट का कितना साइज़ होता है। पूरा बिस्किट तो उस पर आ नहीं पाता, तो हमने एक ही बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी प्लेट सजाई थी। फिर बड़े प्यार से चाय और बिस्किट मेहमानों को सर्व करी थी। सच कहती हूँ, चाय और बिस्किट तो ज़िंदगी में पता नहीं कितनी बार खाए, लेकिन वह आनंद आज तक नहीं आया जो उस दिन आया था। एक दिन सिम्मी की माँ ने सुबह ही बताया कि आज मकई आने वाली है। दिन में छोटे टेम्पो में करीब 1 क्विंटल मकई आई। छलियाँ उनके अपने ही खेत की थीं। सारी छलियों को जून की कड़कती धूप में 4-5 दिन पूरी छत पर सुखाया जाता था। अच्छी धूप लगने के बाद एक छल्ली को दूसरी छल्ली से रगड़कर सारे दाने निकाल लिए जाते थे। सब दाने बड़े ड्रम में भरकर सर्दियों के लिए स्टोर कर दिए जाते थे। उनके घर में पूरी सर्दी कभी बाजार से मकई का आटा नहीं आता था। घर का ही प्योर चक्की पर जाकर पिसवाया जाता था और ऐसे सब काम वह सारे भाई बहन मिलकर खेल खेल में कर लेते थे। ऐसे कामों में ना कभी पढ़ाई में कोई हर्जा होता था और ना कभी सिम्मी के नंबर किसी से कम आए। ना कभी उनके घर में किसी को यह लगता था कि यह काम स्वयं से करने के नहीं हैं, किसी नौकर से करवाने हैं। और पहले हर गली मोहल्ले में किसी नुक्कड़ पर भड़भूंजिए बैठे होते थे, जिन पर जाकर मकई गेहूं भुनवा कर लाना आम बात थी। ताज़ी मकई से पॉपकॉर्न बन जाते थे और भुनी हुई गरम गेहूं में गुड़ मिलाकर खाने का आनंद ही कुछ और था। पहले यह सब चीज़ें खाकर शरीर मजबूत बनते थे। अब के नमकीन बिस्किट में वह बात कहाँ, शरीरों में दर्द का सामान पैदा करते हैं और कुछ नहीं। वो भी क्या दिन थे, ऐसे सुनहरे मंजर ज़िंदगी में कभी लौटकर आए ही नहीं। हाँ, बस मलाल ज़रूर रहता है कि काश तब मोबाइल होते तो वह नज़ारे कैद कर लेते और अपने बच्चों को दिखाते। पर तभी यह एहसास होता है कि मोबाइल नहीं थे तभी तो वह नज़ारे थे। आजकल बच्चों के पास मोबाइल है, पर यह सब सुनहरी यादें कहाँ। अब तो बस जैसे यादों में ही जी लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कैमरे में कैद गिने चुने से कुछ ही पल हैं। पहले कहाँ आजकल की तरह ढेर सारी फ़ोटोज़ खींच पाते थे। 36 का रोल होता था, बहुत सोच समझ कर खर्च करना होता था साहेब। और जिसने 36 के रोल से 40 फ़ोटो खींच कर दिखा दी, वो तो बस पूछिए मत, अपने आप को किसी तुर्रम खान से कम नहीं समझता था। बड़ी शान से बोलता था, हम तो 36 की जगह 40 खींच लेते हैं। और जो 36 की जगह 32 खींचते थे, उन पर तो सभी रौब जमा लेते थे। तू तो बस रहने ही दे, नाहक ही रोल वेस्ट कर देगा। अब सोचती हूँ तो इन सब बातों पर हंसी आती है। अब तो हर हाथ में मोबाइल का कैमरा है और हर कोई फोटोग्राफर बने फिरता है। समय बहुत बदल गया है, पर मैं शायद वहीं खड़ी बदलते वक्त की कनखियों से
सिम्मी की हवेली को ही निहार रही हूँ। अरे हाँ, याद आया, वह बताना तो भूल ही गई। एक बार सिम्मी के घर में सुबह से ही हलचल थी। सब बच्चों की फौज को पता चला कि आज केरी आने वाली है। अरे नहीं, केरी वह नहीं जो आप समझ रहे हैं। मैं अम्बे की बात नहीं कर रही। पहले केरी पक्के कोयले के बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे टुकड़ों या चूरे को भी कहा जाता था। केरी मिट्टी और गोबर तीनों को समान मात्रा में लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर हाथ से छोटे-छोटे गोले बनाए जाते थे और पूरी छत उन गोलों से भर जाती थी। सिम्मी के सभी भाई बहन के लिए यह भी किसी अनूठे खेल से कम नहीं था। केरी के गोले फिर तेज़ धूप में सूखते थे। फिर उनको इकट्ठा करके सीढ़ी के नीचे एक हौदी में स्टोर किया जाता था। उन केरी के गोलों का इस्तेमाल अंगीठी जलाने में होता था। केरी के यह गोले बहुत देर तक जलते थे। वैसे ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अंगीठी पर सिम और हाई का तो कोई बटन होता ही नहीं था, तो पहले के लोग कैसे मैनेज करके उस पर खाना बनाते थे। यह भी अपने आप में किसी अनोखे चमत्कार से कम नहीं। सारा खाना बनने के बाद अंगीठी की बची हुई गरम राख में शकरकंदी या आलू दबाकर रख देना रोज़मर्रा का ही काम था। कभी कभी सोचती हूँ पहले तो घर घर में यह सब अवेलेबल होता था। अब तो बस 5 स्टार होटल के ही यह सब चोंचले रह गए। पुराने ज़माने की हवा ही कुछ और थी। टीवी मोबाइल नहीं थे तो लोगों के पास समय ही समय था। ज़्यादा कहीं बाहर घूमने जाने का भी नहीं होता था। लेकिन पहले की सब चीज़ें ऑर्गेनिक थीं। मुझे याद है सिमी की दादी समय पास करने के लिए बोये भी घर पर ही बनाती थीं। बोये उस बर्तन को कहा जाता था जो कि गजनी मिट्टी और गत्ते से बनता था और वह भांति भांति के सामान रखने के काम आता था। जैसे अब वो बाज़ार में प्लास्टिक की, स्टील की और भी बहुत तरह की टोकरियाँ आती हैं। बोये को हम एक तरह की ऑर्गेनिक, होममेड, हैंडमेड टोकरी कह सकते हैं। बोया बनाने के लिए अंदाज से जैसे करीब 5 किलो पुराना गत्ता, कागज़ और 1 किलो गजनी मिट्टी को 3-4 दिन बहुत कम पानी में भिगोकर रख देते थे। फिर इसको अच्छी तरह से मोगरी से कूट कर मिक्स कर लेते थे। फिर एक मटके को उल्टा करके उसके ऊपर एक गीला कपड़ा रखते थे और इस गाढ़े मिक्सचर को मटके के आधे हिस्से तक डालकर हाथ से बोये का आकार देते थे। फिर इसे तेज़ धूप में सूखने के लिए 4-5 दिन के लिए रख देते थे। सूख जाने के बाद मटके से आराम से उतार लेते थे और इस बोये को सुंदर बनाने के लिए इस पर विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करते थे। अलग अलग साइज़ के बोये बनाने के लिए छोटे बड़े सभी साइज़ के मटकों का इस्तेमाल होता था। सिम्मी और उसके सारे भाई बहन अपनी दादी के साथ मिलकर खूब बोये बनाते थे। उसकी दादी बोइयों पर किंगरी भी बहुत सुंदर बनाती थीं और तरह तरह के रंगों से जैसे उनमें जान भर देती थी। कितना आबाद, कितना खुश मिजाज, कितना सुनहरा बचपन था सिम्मी का और हमारा। वक्त के घोड़े पर सवार अपनी ही धुन में जाने किस अंबर की कुलांचें भरते थे। उदासी, अकेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, किसी की बात का बुरा लगना जैसे यह सब शब्द तो हमारे डिक्शनरी में थे ही नहीं। बहुत प्योर कोहिनूर की भांति सुच्चा समय था हमारे छुटपन का। अब तो ज़माना बहुत बदल गया है। घड़ियाँ तो सबके हाथ में हैं पर वक्त किसी के पास नहीं। तब लगता था जैसे वक्त ठहरा हुआ हो और हम भाग रहे हों। अब लगता है हम एक तरफ खड़े वक्त को भागता हुआ देख रहे हैं। पकड़ना चाहते हैं पर रेत की भांति हाथ से फिसल जाता है। ऐसे में जब तब सिम्मी के मन में हवेली की और बचपन की उन यादों की टीस सी उठती है और उसका दिल अनायास ही कह उठता है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो दोस्तों, कैसी लगी सिम्मी और मेरे बचपन की कुछ यादों को समेटे यह सुनहरी झांकी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।